क्या आप इस साल आगरा का ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हैं? आगरा कैसे पहुंचे? वहां स्टे के क्या क्या ऑप्शंस हैं? कौन सा मंथ इस ट्रिप के लिए बेस्ट रहेगा? आगरा में कौन कौन से ऐसे फेमस प्लेसेस हैं जिनको हमको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अगर आप इस साल आगरा का ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एक डिटेल्ड आगरा ट्रिप की जानकारी दी है। मैंने बेसिकली इस वीडियो को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है और इन 4 पॉइंट्स में ही पूरे वीडियो को समराइज कर दिया है। मैंने ऐसे ही कई स्टेट्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पेज पे जाइएगा और देखिएगा कि मैंने कश्मीर, यूपी, उत्तराखंड की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहां जाइएगा, आपको बहुत काम के वीडियो देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ, ट्रिप रूट की बात कर लेते हैं। देखिए, आप मैप देख रहे हैं, इसमें आगरा आपको ये दिख रहा है। अगर आप नई दिल्ली से आगरा आ रहे हैं तो ये डिस्टेंस करीब है 232 किलोमीटर और पहुंचने में आपको 4 घंटे का समय लगेगा। अगर आप मान लीजिए लखनऊ से आगरा आ रहे हैं तो ये डिस्टेंस है करीब 334 किलोमीटर और पहुंचने में आपको 5 घंटे का समय लगेगा। ठीक, अब आगरा तो आपने ये देख लिया। आगरा के बहुत पास में ही मथुरा है। अगर आप आगरा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मथुरा का ट्रिप भी प्लान किया जा सकता है। ये आप आगरा का दूसरा मैप देख रहे हैं, ये आपको ताजमहल दिख रहा होगा। तो ये आगरा का दूसरा मैप है, ये फतेहपुर सीकरी है। आगरा से आप फतेहपुर सीकरी आ सकते हैं। ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 36 किलोमीटर है। पहुंचने में आपको आधा घंटे का समय लगेगा या 1 घंटा लग सकता है। और एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ से भरतपुर बहुत पास है। भरतपुर में इस जगह पे, यहाँ पे भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। तो इन 3-4 जगहों को यहाँ पर विजिट किया जा सकता है। आगरा में खुद का एयरपोर्ट भी है, आप बाई प्लेन भी यहाँ जा सकते हैं। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। आगरा की कुछ ब्रीफ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले प्राचीन काल में आगरा को अग्रवन नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद जब ये जो मॉडर्न आगरा आप देखते हैं, ये सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया है। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद समय आया मुगल काल, यानी बाबर का समय। बाबर ने 1526 में यहाँ मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाद में फिर अकबर आए। अकबर ने इस जगह को अकबराबाद नाम दिया। अकबराबाद नाम अकबर के द्वारा दिया गया। उस समय पे ये शिक्षा का, कला का और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद शाहजहां का दौर आया और शाहजहां ने क्या किया, इसको अपनी मेन राजधानी बनाया था आगरा को। उसके बाद ये राजधानी आगरा से शिफ्ट होकर दिल्ली चली गई थी। अब मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ आगरा के बारे में। आगरा एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें 3 यूनेस्को साइट हैं। एक ताजमहल, दूसरी रेड फोर्ट, आगरा का जो रेड फोर्ट है, और तीसरी फतेहपुर सीकरी। तो 3 यूनेस्को साइट हैं आगरा में। दूसरी चीज, यहाँ पर एक जगह है इत्मादुद्दौला। ये नूरजहां के जो पिताजी थे उनकी याद में बनवाया गया था, नूरजहां ने बनवाया था। और इत्मादुद्दौला को बेबी ताज भी बोला जाता है। कहते हैं ताजमहल का जो कॉन्सेप्ट आया वो इत्मादुद्दौला पहले बन गया था, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है, वो कहते हैं इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा उसका प्रवेश द्वार है कि दुनिया में सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार उसे ही बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगरा का पेठा बहुत मशहूर है। इसका इतिहास करीब 350 साल पुराना है। कहते हैं जब उस समय मुगल काल में जब यहाँ पर मजदूर काम करते थे तो उनके खाने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा आगरा अपनी लेदर इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। यहाँ आपको लेदर से रिलेटेड सारा सामान, बेल्ट, जूते बहुत देखने को मिलेंगे। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर दूं कि अगर आप आगरा ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आगरा को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपको एक तो चलना पड़ेगा, क्योंकि फोर्ट वगैरह में चलना बहुत पड़ता है। दूसरी चीज, गर्मी आ रही है तो अपने साथ जो सामान कैरी करना है आपको, वो लाइट वेट करना है। जैसे लाइट वेट बैकपैक हो, लाइट वेट शूज हो, और हाँ, पावर बैंक अपने साथ जरूर कैरी करिएगा। साथ ही सनस्क्रीन वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ आइटम सेलेक्ट किए हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। मैं आपको आगरा का 2 दिनों का कंप्लीट ट्रिप प्लान बताने वाला हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आगरा आप मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं तो डे 1 को आपको क्या करना है। डे 1 जब आएगा तो सबसे पहले आपको जाना है ताजमहल। ताजमहल आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पहुंच जाइए। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आपको कि सुबह 6 बजे 6:15 तक पहुंच जाइए ताजमहल, क्योंकि उस समय भीड़ उतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे दोपहर होगी तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा टिकट के लिए भी और चीजों के लिए भी।
तो जल्दी पहुंचने की कोशिश करिए। ताजमहल के बारे में आपको बता दूं कि जैसे ही आप ताजमहल को देखेंगे ना पहली बार, आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मजा ही आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। मॉर्निंग में जाने को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मॉर्निंग जब आप जाएंगे तो ताजमहल एकदम सुबह की रोशनी में गुलाबी रंग का नजर आता है। जैसे जैसे धूप दोपहर होती जाती है मतलब, तो वो सफेद दिखने लगता है, और जब रात होती है तो चांद की रोशनी में ये नीला दिखाई देता है। इसलिए सुबह आप जाएंगे तो आपको हल्का गुलाबी देखने को मिलेगा, और अगर आप रुकते हैं काफी समय तो वो आप देख पाएंगे कि कलर कैसे चेंज होता है वहां पे। तो आप मॉर्निंग में वहां पहुंचिए। अब ताजमहल के बारे में जानकारी आपको बता दूं कि ताजमहल जो फिफ्थ मुगल रूलर थे शाहजहां, उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। कहते हैं कि 1631 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1653 में ये बन के कंप्लीट हुआ। लगभग इसको बनने में 22 साल का समय लगा, और 20,000 से अधिक मजदूरों ने इसमें काम किया। समझिए 20,000 मजदूर इसमें लगे थे और 22 साल तक बनता रहा ये, तब जाके ये कंप्लीट हुआ। इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये बनाया था, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। और बहुत कम लोग जानते हैं कि जो ताजमहल है वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार की जो हाइट है वो है 72.5 मीटर, जबकि ताजमहल की जो हाइट है वो है 73 मीटर। तो 0.5 मीटर ताजमहल ऊंचा है। ताजमहल की जो नींव है, जब ताजमहल बनाया जा रहा था तो ताजमहल की जो नींव है पत्थरों पर नहीं टिकी है, ये टिकी है एक लकड़ी पे। इसको बोलते हैं आबनूस की लकड़ी पे, पूरे बड़े बड़े लट्ठों पे ये पूरा टिका हुआ है। और इसको इस वजह से लगाया गया था कि ये नदी के पास था, और आबनूस की लकड़ी की खासियत ये होती है कि इसमें जब नमी जाती है तो ये और मजबूत होती चली जाती है, इसलिए ये इतना मजबूत है। कहते हैं कि अगर यमुना जी का जल बिल्कुल सूख जाए तो फिर हो सकता है ताजमहल को दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर मीनारों की बात करें तो जो 4 मीनारें आपको दिखती हैं ताजमहल के, ये बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, हल्की सी बाहर की तरफ, और जब आप देखेंगे खुद पता चलेगा। वो इस वजह से झुकी हैं कि अगर मान लीजिए भूकंप वगैरह आता है और ये मीनारें गिरती हैं तो ताजमहल की तरफ ना गिर के ये बाहर की तरफ गिरे, इसलिए इस तरीके से डिजाइन की गई है। साथ ही साथ पत्थरों की जो नक्काशी वगैरह की गई है, जो पत्थर संगमरमर का आपको दिखता है इतना खूबसूरत, वो लाया गया है राजस्थान के मकराना से। और एकदम बेहतरीन पत्थर लाए गए थे जब ये बन रहा था। तो जो आप संगमरमर के पत्थरों में जो आप नक्काशी देखते हैं ना, फूलों के जो बने होते हैं डिजाइन, इसको एक आर्ट फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं पियत्रा ड्यूरा। ये आर्ट फॉर्म है, इसी आर्ट फॉर्म में पूरा ताजमहल में पत्थरों की नक्काशी की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर 28 बेस कीमती रत्नों का यूज हुआ है जो दुनिया भर से लाए गए थे। एक चीज शायद आपको जानकारी ना हो कि शाहजहां ये चाहता था कि ताजमहल का अपोजिट साइड यानी नदी के उस पार जस्ट सामने, वो चाहता था एक काला ताजमहल बनवाना। ये व्हाइट ताजमहल और वो सामने काला ताजमहल। वो इसलिए क्योंकि सबूत ऐसे मिले हैं, जो ताजमहल के जस्ट सामने बाग है वहां पर सबूत ऐसे मिले कि काले पत्थर मिले हैं संगमरमर के, और ये माना जाता है कि वहां पर वो काला ताजमहल बनवाना चाहता था। लेकिन औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया था, इस वजह से उसका ये सपना अधूरा रह गया। जब आप ताजमहल देख लेंगे, 2 से 3 घंटे का समय आपको लग सकता है, और आराम से देखिएगा, गाइड वगैरह करिएगा, अच्छे से जानकारी लीजिएगा। उसके बाद जाइएगा ताज म्यूजियम। वो ताज प्रेमिसेस में ही स्थित है ताज म्यूजियम। वहां जाइएगा, आपको वहां पर एक डिटेल्ड हिस्ट्री ताजमहल से रिलेटेड जानने को मिलेगी। जैसे कि वहां पर मुमताज महल और शाहजहां के जो ओरिजिनल पेंटिंग है वो आपको देखने को मिलेगी, जो उस समय बनाई गई थी, वो रखी हुई है वहां पे। साथ ही साथ वहां पर जहर पहचानने वाली थालियां भी रखी हैं, यानी उनमें ऐसा मेटल लगा हुआ था, अगर जहर डाला जाए तो वो रंग चेंज हो जाता था उस थाली का। तो उस समय राजा महाराजाओं को डर था कि जहर दे दिया जाएगा, तो उस समय उन्हीं थालियों का परीक्षण किया जाता, खाना उसमें रखा जाता था, तो उससे पता चलता था कि इसमें जहर है कि नहीं। वो थालियां भी वहां पर रखी हुई हैं। पुराने सिक्के वहां पर रखे हुए जो समय चला करते थे। तो बहुत कुछ डिटेल्ड आपको हिस्ट्री वहां पे जानने को मिलेगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वहां पर आप जरूर जाइएगा। जब आप ताज म्यूजियम देख लेंगे और ताजमहल वगैरह देख लेंगे, उसके बाद आपको जाना है सीधे आगरे के किले में। आगरा का रेड फोर्ट जो है वहां जाइएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे वहां पे। तो आगरा का किला जब आप दूर से देखेंगे ना, तो आपको इतना भव्य लगेगा वो किला, क्योंकि वो इतना बड़ा किला बना हुआ है, बहुत बड़े एरिया में बना है किला। तो आपको बाहर से ही समझ में आएगा वो। तो सबसे पहले आपको वहां जाना है। आगरे का किला का निर्माण जो करवाया था 1565 में अकबर के द्वारा करवाया गया था। एक इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देता हूँ। अकबर को क्या था कि लाल बलुआ पत्थर बहुत पसंद थे। तो जो किले का निर्माण आप देखेंगे रेड फोर्ट का, तो वो लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है।
जबकि शाहजहां को व्हाइट मार्बल बहुत पसंद था, इसलिए जो ताजमहल बनवाया गया वो व्हाइट मार्बल का बनवाया गया। लेकिन जब अकबर के बाद जहांगीर फिर शाहजहां आए, तो शाहजहां ने जब राज किया, तो जो रेड फोर्ट है उसके अंदर जब वो रहे, या तो कुछ जगहों पे उन्होंने व्हाइट मार्बल का यूज करवाया। तो जब आप रेड फोर्ट के अंदर जाएंगे तो आप कुछ जगह ऐसी देखेंगे जहां पर मार्बल लगा हुआ है, व्हाइट मार्बल लगा हुआ है। ये पूरा रेड फोर्ट बनने में 8 साल का समय लगा था। ये किला इतना बड़ा है, ये मान के चलिए 94 एकड़ में ये किला फैला है, और इसको किलाबंद शहर कहा जा सकता है। और इसकी जो बाहरी दीवारें, आप जो बाहर की दीवारें देखेंगे वो करीब 70 फीट ऊंची है। जब शाहजहां का अंतिम समय था, तो यानी औरंगजेब जब शासन करने लगा था, तो औरंगजेब ने शाहजहां को इसी किले में कैद कर रखा था। वो जगह थी, उसी किले के अंदर एक जगह है मुसम्मन बुर्ज, उसमें वो कैद रहा था 8 साल तक, और वहीं उसने आखिरी सांस ली थी। और वहां झरोखे से वो सामने ताजमहल को देखा करता था। 8 साल तक शाहजहां यहाँ पर कैद रहा। इसी जगह पर, मतलब इसी किले में, जहांगीर का न्याय का घंटा भी लगा हुआ है। जब किसी इंसान को न्याय मांगना होता था, तो वो बाहर से जंजीर को हिलाता था, न्याय की जंजीर भी बोली जाती है, तो अंदर शाहजहां को पता चल जाता था। वो इसी जगह पे, यानी इसी फोर्ट में लगा हुआ है। कहते हैं इस किले में कई ऐसी सुरंगें हैं, गुप्त सुरंगें हैं, जो दिल्ली तक जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर किले के दीवार के पास में खाई बनाई गई थी। उस समय के टाइम पे वहां पर पानी भर के उसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, ताकि कोई यहाँ पर, कोई इंसान फान गए आ ना सके। इस किले के अंदर एक शीश महल बना हुआ है, बहुत फेमस है। आप देखिएगा कि छोटे छोटे कांच का पूरा बना हुआ है शीश महल। कहते हैं कि जब वहां पर एक मोमबत्ती भी जला दी जाती थी ना, तो वहां पर ऐसे चमकता था वो, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता था पूरा कांच का चारों तरफ, इतना खूबसूरत वो लगता था। इसलिए वो इसी वजह से बनाया गया था कि अगर एक मोमबत्ती भी जलाई जाए तो वो पूरा घर, जो महल है वो अंदर का, वो चमक उठे। साथ ही यहाँ पर एक जगह दीवाने आम है। ये जगह इसलिए थी कि राजा वहां बैठ सके और जनरली लोगों की बातें सुन सके, दीवाने आम में। तो ये दीवाने आम जहाँ था, यहाँ पर ही विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा गया था, पीकॉक थ्रोन, जिसमें कई बेशकीमती रत्न जड़े थे, यहाँ तक कि कोहनूर हीरा भी उसमें जड़ा हुआ था। यहाँ पर एक फेमस अंगूरी बाग है। जब आप वहां जाएं, अंगूरी बाग को देखना ना भूलें। कहते हैं कि यहाँ पर उस समय जो वहां पे जो राजसी महिलाएं थी, वो वहां पर टहला करती थी, और अंगूर के बाग थे वहां पे। इस वजह से ये जगह बहुत फेमस है। अब आगरा का किला देखते देखते आप थक जाएंगे, क्योंकि आपने देख लिया ताजमहल, म्यूजियम, उसके बाद कुछ खाइए पीजिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहें रेस्ट करिए, और अगर नहीं रेस्ट करने का मूड है तो सीधे निकल जाइए मनकामेश्वर मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है मनकामेश्वर मंदिर। चूंकि आगरा से मथुरा बहुत पास है, तो उसके पीछे की कहानी ये है कि भगवान शंकर भगवान कृष्ण से के दर्शन या मिलना चाहते थे, तो वो उन्होंने इस जगह पर आकर विश्राम किया था, ऐसी लोगों की मान्यता है। इस वजह से ये मंदिर बहुत फेमस है। कहते हैं कि यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज कि सोचिए कि मुगल काल में मेन कैपिटल रहा ये, फिर भी ये मंदिर अडिग रहा, यानी कई राजा इस पर विश्वास भी करते थे। इस वजह से अभी तक ये मंदिर है। इस वजह से इनके दर्शन जरूर करिएगा जाए। अब आपको नेक्स्ट प्लेस जाना है इत्मादुद्दौला। जहांगीर की बेगम नूरजहां, और नूरजहां के पिता का नाम था मिर्जा गियास बेग, जिन्हें इत्मादुद्दौला की खिताब, मतलब उपाधि मिली हुई थी, और नूरजहां ने उनकी याद में इसको बनवाया था। तो ये पहला आगरा का ऐसा जगह है जहाँ जिसको किसी महिला ने बनवाया था। तो इसको जरूर देखिएगा। और इत्मादुद्दौला की एक खासियत जान लीजिए कि ताजमहल से पहले बनाया गया था, और इसको देख के ही, क्योंकि इसमें संगमरमर का यूज हुआ है, नक्काशी का यूज हुआ है, तो इसको देख कर ही आइडिया आया ताजमहल बनवाने का। इसीलिए इसे बेबी ताज भी बोला जाता है। और जो मैंने आपको ताजमहल में बताया था कि पियत्रा ड्यूरा जो आर्ट फॉर्म होती है, उसका सबसे पहले यूज यहीं किया गया था। तो यहाँ आज भी जो संगमरमर में फूल बनाए जाते हैं, वो आर्ट सबसे पहले यहाँ बनाई गई थी, उसके बाद ताजमहल में उसका यूज हुआ। तो इत्मादुद्दौला आप जरूर देखिएगा जाके, क्योंकि ये आगरा का एक मस्ट विजिट प्लेस है। कुछ समय बिताइएगा, आराम से घूमिए टहलिएगा और जानकारी इकट्ठा करिएगा। उसके बाद आपको सीधे जाना है चीनी का रोजा। अगर आप चाहें तो ये जो जो मैं आपको इतनी सारी प्लेसेस बता रहा हूँ, उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। थोड़ा आज कर लीजिए, थोड़ा नेक्स्ट डे कर लीजिए, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम कम है, 2 दिन का टाइम है, तो ये आप करिए। आप सीधे जाइए चीनी का रोजा। चीनी का रोजा, चीनी मतलब शक्कर के नाम पे नहीं पड़ा है। कहते हैं कि जो जो बना है, स्ट्रक्चर बना है, उसमें चीनी मिट्टी का यूज हुआ है, इस वजह से इसको चीनी का रोजा कहते हैं। और बना किसके लिए है? शाहजहां के एक प्रधानमंत्री थे, अफजल खान शकरउल्लाह, जो शाहजहां के वजीर थे,
उनका ये मकबरा है और 1635 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ये फारसी कला का एक बेहतरीन नमूना है, लेकिन समय के साथ इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डैमेज हुआ है। फिर भी कुछ पार्ट इसका बहुत सेफ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। चीनी का रोजा एक फेमस जगह है, यहाँ आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट प्लेस की बात करें तो वो है मेहताब बाग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ताजमहल के जस्ट सामने यानी यमुना नदी के उस पार शाहजहां चाहता था काला ताजमहल बनवाना, तो उस जगह पे आज के टाइम पे मेहताब बाग है। वो बाग इस वजह से बनवाया गया कि चांद की रोशनी में वो ताज का दीदार किया जा सके वहां से, इसलिए इसका नाम रखा गया मेहताब बाग, क्योंकि इसका मीनिंग ही यही है, चांद की रोशनी वाला बाग। यहाँ से चांद की रोशनी में ताज का दीदार किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ से ताजमहल का व्यू बहुत शानदार आता है। अगर किसी को फोटोग्राफी का बहुत शौक हो तो ताजमहल की यमुना नदी में परछाई पड़ती है और वहां से फोटोग्राफी लाजवाब होती है ताजमहल की। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जस्ट 90 डिग्री एंगल पे ताजमहल आपको दिखाई देगा और उसकी परछाई दिखती है यमुना नदी में। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेस है। कहते हैं कि मुगलों ने आगरा में यमुना नदी के किनारे करीब 11 बाग बनवाए थे, लेकिन जो ये वाला बाग था यानी मेहताब बाग, ये सबसे लास्ट बाग था। अब मेहताब बाग के बाद नेक्स्ट प्लेस की बात करें वो है आराम बाग। आराम बाग बनवाया था बाबर ने। वो आराम से आप समझ रहे होंगे कि वो विश्राम वाली जगह थी। अब बाबर वहां पर विश्राम वगैरह करते, तो इसलिए इस पर्पज से बनवाया गया था बाग। तो अगर आप बाग मान लीजिए कोई एक बाग चूज करना चाहते हैं, आराम बाग देखना चाहते हैं या मेहताब बाग देखना चाहते हैं, तो कोई एक चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों भी जा सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर की मौत के बाद उसे आराम बाग में ही दफनाया गया था और करीब 9 साल के बाद उसको फिर अफगानिस्तान काबुल ले जाया गया। तो सबसे पहले मृत्यु के बाद आराम बाग में ही बाबर को दफनाया गया था। कहते हैं कि नूर जहां को यानी जहांगीर की जो बेगम थी, उन्हें ये जगह बहुत प्रिय थी। वो अक्सर यहाँ आया करती थी और उनको ये जगह काफी पसंद थी। उन्होंने ही काफी यहाँ पर बाद में सजावट वजावट का काम करवाया। अब ये सब करते करते शाम हो जाएगी। तो अब शाम होने के बाद अब रात का समय बचता है, तो रात में आप कहाँ जा सकते हैं, एक गुरुद्वारा है वहां पर, बहुत फेमस गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा गुरु का ताल। यहाँ जाइए। ये क्यों फेमस है? कहते हैं ये वही स्थान है जहाँ गुरु तेग बहादुर जी ने स्वेच्छा से औरंगजेब को अपनी गिरफ्तारी दी थी। इस वजह से ये जगह बहुत फेमस है। कहते हैं जहांगीर के टाइम पे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ताल था और जो गुरु जी थे वो यहाँ पर आकर रुके थे, इस वजह से इस जगह का नाम गुरु का ताल पड़ गया। यहाँ पर आर्ट बहुत खूबसूरत गुंबद है और जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक अलग ही तरीके का सुकून शांति मिलेगी और एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पर आप आगरा अगर जा रहे हो तो यहाँ जरूर जाइएगा। ये मेन रोड में ही है, आप अगर मेन रोड से भी जा रहे हो तो आपको दिखेगा, मेन रोड से जाते समय राइट साइड दिखेगा, सिकंदरा के आसपास ये पड़ता है, जहाँ पर अकबर की समाधि भी है, अकबर की टूम्ब उसी के पास में ही, ये आसपास ही गुरुद्वारा है। मैंने अभी अकबर टूम्ब की बात की, यानी अकबर को जहाँ पे दफनाया गया था उसके जस्ट सामने टूम्ब ऑफ मरियम उज जमानी, यानी जो मरियम उज जमानी है उनकी जो जहाँ पर उनको दफनाया गया था वो जगह है। मरियम उज जमानी थी कौन? जोधाबाई। जोधाबाई को ही मरियम उज जमानी का मतलब उपाधि दी गई थी। एक्चुअल नाम इनका क्या था? इनका नाम था राजकुमारी हीर कुंवारी, एक्चुअल नाम। ये आमेर के राजा भारमल की बेटी थी और अकबर इन्हें मरियम जमानी जो दी थी, अकबर ने ही इनको उपाधि दी थी। मरियम उन जमानी को उनकी इच्छा के अनुसार ही इस मकबरे में दफनाया गया था, जबकि हिंदू रीति रिवाज में दफनाने का कोई रिवाज नहीं होता। और अकबर की टूम्ब जो है यानी जहाँ अकबर को दफनाया गया उसके जस्ट सामने ही ये बना हुआ है। अब आएगा डे 2। अब डे 2 को आपको क्या करना है? डे 2 को सीधे आप जाइए फतेहपुर सीकरी। कहीं नहीं जाना, आप सीधे फतेहपुर सीकरी जाइए। और फतेहपुर सीकरी क्यों बनाया गया था? ये अकबर ने जब गुजरात को जीता उसकी खुशी में इसको बना दिया था। यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया उसने और इसको सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर वो गुजरात को जीत के आया था और खुशी से उसने बनवा दिया था ये। यहाँ स्थित बुलंद दरवाजा जो है उसकी ऊंचाई, बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है, उसकी जो ऊंचाई है वो करीब 54 मीटर है। इतना ऊंचा है, बहुत भव्य है। कहते हैं कि अकबर का जब पुत्र नहीं हो रहा था तो वो यहाँ पर जो वहाँ पर उस समय सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती जी, उनसे उन्होंने प्रार्थना की थी, तब जाके उनको पुत्र हुआ था। इसलिए यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह भी है। अकबर ने यहाँ पर एक इबादत खाना बनवाया था जिसमें सभी धर्म के लोग आके चर्चा करते थे धर्म की बातों पे।
इसलिए दीन इलाही जो बोला जाता है, ये अकबर ने ही इस धर्म की शुरुआत की। यहाँ पर एक और फेमस प्लेस है, उसका नाम है पंचमहल। कहते हैं ये बिना पिलर के टिका हुआ है, देखिएगा आप इसको जाके। और बेसिकली बनवाया इसलिए गया था, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यहाँ पर इसको बनवाया गया था। यहाँ पर जो सबसे मेन जगह है वो है जोधाबाई का महल। कहते हैं कि बहुत बड़ा महल है ये जोधाबाई का महल, जो एक्चुअल में बहुत बड़ा महल है। और यहाँ पर दीवारों पर नक्काशी आप देखेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, क्या गजब खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर की गई है। मुगल और राजपूत जो कला है, क्योंकि एक्चुअल में जो जोधाबाई राजपूत थी, तो मुगल और राजपूत कला का आपको यहाँ पर मेल देखने को मिलेगा। काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ पर पास में एक अनूप तालाब है। कहते हैं उस जगह पर तानसेन जब बैठते थे वो राग गाते थे, राग मल्हारी और दीपक राग वगैरह, वो यहाँ पर बैठ के गाया करते थे। तो ये भी एक फेमस प्लेस है, देखने लायक प्लेस है। तो ये मैंने आगरा के जो दी मोस्ट फेमस प्लेसेस है उनके बारे में आपको बताया। साथ ही साथ अगर आप फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं तो पास में ही भरतपुर भी जा सकते हैं। भरतपुर में कुछ फेमस प्लेसेस जिनको आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको देख सकते हैं। लोहाघाट फोर्ट देख सकते हैं। केवला देव नेशनल पार्क वहाँ पड़ता है, वो सब देख सकते हैं आप। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है 1-2 दिन का, वो भी आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 4 से 5 दिन लेके चल रहे हैं तो पास में ही मथुरा वृंदावन भी देख सकते हैं। अगर आप दूर से आ रहे हैं, मान लीजिए कहीं काफ़ी दूर से आ रहे हैं, तो मथुरा वृंदावन बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत पास में है और फिर दोबारा आपको फिर आना पड़ जाएगा। अगर आप मथुरा वृंदावन आना चाहते हैं तो बहुत पास में है, तो जा सकते हैं मथुरा वृंदावन। 1-2 दिन टाइम लेके जाइए, आप देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे। तो ये मैंने आगरा के बारे में एक आपको ट्रिप प्लानिंग की जानकारी दी। अब मैं अपने 4th पॉइंट पे आता हूँ, होटल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, आगरा में लग्जरी होटल्स की बात करें तो इतने लग्जरी होटल्स हैं कि जिनका जो पर डे का जो चार्ज है वो ये मान के चलिए 1-1 लाख तक जाता है। जैसे कुछ फेमस लग्जरी होटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर द ओबेरॉय अमर विलास, दी मोस्ट लग्जूरियस होटल, द ओबेरॉय अमर विलास। इसके अलावा बात करें तो यहाँ आईटीसी के भी होटल हैं। एक होटल है आईटीसी मुगल, ये आगरा में है, ये भी बहुत लग्जरी होटल है। साथ ही रेडिसन होटल बहुत लग्जरी है, ट्राइडेंट होटल भी यहाँ पे है। तो ये 3-4-5 बहुत लग्जरी होटल है यहाँ पे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर मिड रेंज के होटल्स भी हैं और बहुत बजट होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। 1000, 2000, 3000 वाले भी होटल्स आपको मिलेंगे, मिड रेंज वाले भी मिलेंगे, और लग्जरी अगर करना चाहते हैं तो लग्जरी मैंने आपको बताई। इसके अलावा गवर्नमेंट होटल्स की बात करें तो यूपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के भी होटल्स यहाँ पर हैं। जैसे कि आगरा में एक होटल है, होटल ताज खेमा। ये यूपी टूरिज्म का यानी यूपी गवर्नमेंट का होटल है, होटल ताज खेमा। ये भी आप चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या, UPSTDC की वेबसाइट पे जाना है और उसको डेट अपना डालिएगा, क्या क्या उसको चेक कर सकते हैं। अगर अवेलेबल होगा तो आप बुक कर सकते हैं। फतेहपुर सीकरी में भी गवर्नमेंट का एक होटल है, उसका नाम है राही गुलिस्तां टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। ये भी UPSTDC का ही होटल है। तो ये मैंने होटल्स के बारे में आपको बताया कि, और इसके अलावा मैं बता देता हूँ, प्राइवेट अगर आप लेना चाहते हैं तो प्राइवेट बहुत सारे ऑप्शन हैं, वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी आप। तो ये मैंने ओवरऑल आपको एक आगरा ट्रिप प्लानिंग की एक कंप्लीट जानकारी दी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उसको एक बार ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।